पाठ 13 पेड़ की बात। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत ही रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, फिर पौधा बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। कई महीने बीतते गए। सर्दियों के बाद वसंत आया। सर्दियों के बाद वसंत आया यानी वसंत ऋतु आई, ठीक है, जो कि मार्च अप्रैल में आती है, ठीक है। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा, और जब बारिश हुई, वर्षा यानी बारिश, तो 2-1 दिन पानी बरसा यानी बरसात हुई। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब उन बीजों को मिट्टी के नीचे और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर पानी बरस गया था। मानो बाहर से कोई की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर पानी बरस गया था। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस शिशु को पुकार रहा हो। कौन से शिशु को? जो बीज के अंदर है, ठीक है, यानी नन्हा सा पौधा। और सोए मत रहो, कि अब बहुत दिन हो गए बीज के अंदर तुम्हें सोए हुए, अब सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, यानी बाहर निकल जाओ, सूरज की रोशनी देखो, कि बाहर का प्राकृतिक सुंदरता को देखो, सूरज की रोशनी को देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे बीज का ढक्कन दरक गया, यानी कि बीज फूट गया, और उसमें से 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। तो उसमें से क्या निकला? 2 सुकोमल यानी बहुत ही कोमल पत्तियों के बीच अंकुर यानी छोटा सा नन्हा पौधा निकला, ठीक है। अंकुर यानी कि नन्हा पौधा। अंकुर का एक बहुत ही कोमल पत्तियों के बीच अंकुर यानी छोटा सा नन्हा पौधा निकला, ठीक है। अंकुर यानी कि नन्हा पौधा। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया। अंकुर का, उस पौधे का जो एक अंश है यानी कि एक हिस्सा है, वो नीचे माटी यानी मिट्टी में मजबूती से गड़ गया, उखाड़ कर बाहर की ओर निकला, ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। जिस प्रकार जो छोटा शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो अपनी माता के गर्भ में से निकलता है तो वो पूरी दुनिया को बहुत ही आश्चर्य से, हैरानी से देखता है, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ नया होता है। उसी प्रकार जो अंकुर है वो भी छोटा सा नन्हा जो पौधा है, जब वो बीज में से बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे छोटा सा एक नन्हा शिशु अपना सिर उठाकर आश्चर्य से, हैरानी से नई दुनिया को देख रहा हो। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, वृक्ष यानी पेड़ का जो अंकुर है, छोटा पौधा जो है, जब वो निकलता है, उसके निकलने पर जो उसका जो अंश यानी जो हिस्सा मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है, यानी मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसका नाम है जड़, ठीक है। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे हम तना कहते हैं। जैसे आप ये चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये एक पौधे का चित्र है। तो जो ये रही मिट्टी, ठीक है, ये सब क्या है? मिट्टी। और मिट्टी में जो ये पौधे का, उस पौधे का जो ये भाग है वो क्या है? जड़ है, ठीक है, ये जड़ें हैं। और जो ऊपर की ओर है ये तना, ठीक है। तो जो मिट्टी के अंदर है वो है जड़, और जो मिट्टी से ऊपर का भाग है वो है तना। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये 2 भाग मिलेंगे। जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में आपको ये 2 भाग जरूर मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी, वह तना ऊपर की ओर उठेगा। इसमें क्या कहा गया है कि बहुत ही हैरानी की बात है कि चाहे हम पेड़ पौधों को जिस भी तरह से रखें, तो सभी में क्या होगा? जड़ जो है वो अपने आप नीचे मिट्टी में चली जाएगी, और जो तना है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। परीक्षण यानी कि जांच करने के लिए, ठीक है, परीक्षण जांच करने के लिए क्या किया गया? कुछ दिन गमले को औंधा यानी उल्टा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर के। 2 दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, और कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। तो क्या इसमें क्या बताया गया है? कि यही बताया गया, जो परीक्षण किया गया, जांच की गई, उसमें क्या किया गया? गमले में पौधे को उल्टा लटकाया गया, ठीक है। और फिर क्या देखते हैं कि थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद क्या हुआ? जो उसकी पत्तियां हैं और जो डालियां हैं वो टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ आ रही हैं अपने आप ही, जैसे कि उन्हें भी मालूम है कि हमें कैसे बड़ा होना है, किस जड़ हमारी नीचे जाएगी और तना हमारा ऊपर की ओर, ठीक है। और जड़ जो है वो घूमकर नीचे की ओर लटक गई। उसी प्रकार जब कभी किसी ने अगर देखा हो मूली को बोते हुए, तो उसमें भी क्या होता है? पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होगा? पत्ते और फूल अपने आप ऊपर की ओर उठ आएंगे।
हम जिस तरह भोजन करते हैं, कि मनुष्य जिस प्रकार भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं, ठीक है। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, ठीक है। मनुष्यों के दांत होते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे शिशु होते हैं उनके दांत नहीं होते, तब वो केवल दूध पी सकते हैं। और पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य यानी लिक्विड जो चीज होती है या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। या तो वो लिक्विड पीते हैं जैसे कि पानी, ठीक है, और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो जड़ के द्वारा मिट्टी से क्या करते हैं, रस पान करते हैं, यानी कि जो भी हम पानी डालते हैं उस पानी को वो अपने भोजन के रूप में खींच लेते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। जब हम चीनी में पानी डालते हैं तो चीनी क्या होती है, वो पानी में गल जाती है। और माटी में यानी मिट्टी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य जो हैं वो गल जाते हैं। द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक है, कि मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो उसके भीतर जो बहुत से द्रव्य होते हैं वो भी गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। पेड़ पौधे उन सभी द्रव्यों को, पदार्थों को सोख लेते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है। अगर जड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो उन्हें, उनका जो भोजन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार हमें मनुष्यों को पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक प्रकार का यंत्र है जिससे हम छोटी से छोटी चीज जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, ठीक है, तो उस चीज को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे सूक्ष्म यानी जो सबसे छोटा है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। कि इस यंत्र के द्वारा हम क्या देख सकते हैं कि पेड़ पौधों में हजारों नल हैं। नल क्या, छिद्र हैं एक तरह से, ठीक है, छिद्र। उन छिद्रों की सहायता से ही वो मिट्टी से पेड़ के शरीर में जो रस है वो जाता है, यानी पानी जाता है, ठीक है, भोजन जाता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। जो वृक्ष के पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते, वो हवा से भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी भोजन खाते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। अनगिनत यानी जिनकी कोई गिनती ही ना हो। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। ये हम पत्तों पर अगर हम वैसे ही देखेंगे तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इस यंत्र के द्वारा देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि उसमें कितने छोटे छोटे छिद्र हैं। उन छिद्रों की सहायता से ही जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। जब आहार की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। कि उसमें क्या है, अगर हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो वहां पर हमें होंठ भी दिखाई देंगे पेड़ के, जिस प्रकार मनुष्यों के होंठ होते हैं। और जब उन्हें भोजन की जरूरत होती है तभी वो अपने होंठ खोलते हैं। अगर उन्हें भोजन की जरूरत नहीं है तब वो अपने होंठों को बंद कर देते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं, श्वास प्रश्वास का क्या अर्थ है यहाँ पर, बाहर निकली हुई श्वास, यानी कि सांस लेना और निकालना। तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। विषाक्त यानी कि जहरीली, ठीक है, विष मिश्रित। विषाक्त का अर्थ होता है विष मिश्रित, आप जहरीली भी कह सकते हैं। उसे अंगारक वायु कहते हैं। कौन सी वायु कहलाती है वो, अंगारक वायु, ठीक है। अंगारक क्या होता है, कार्बन होता है एक तरह का, ठीक है, कार्बन या अंगारा। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। कि अगर ये जहरीली वायु जो है, हवा जो है, पृथ्वी पर, धरती पर एकत्रित यानी इकट्ठी होती रहे तो जितने भी जीव जंतु हैं तो वो इसका सेवन अगर करेंगे, उनके अंदर ये हवा जाएगी तो उनका जीवन जो है वो समाप्त हो सकता है। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, कि भगवान की जो करुणा है, उनकी दया है, उसका चमत्कार तो देखो। जीव जंतुओं के लिए जहर है, कि जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। कि जो वायु, जहरीली वायु हमारे लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए जहरीली है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करते हैं, यानी कि उसी को ग्रहण करते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं, पूरी तरह से शुद्ध करते हैं। पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से शुद्ध करना। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। कि जब पेड़ के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वे पत्ते क्या करते हैं, सूर्य ऊर्जा के सहारे, सूर्य की ऊर्जा के सहारे, उसकी मदद से जो अंगारक वायु, जो कार्बन है, जहरीली वायु है, उसे क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। और यही जो जहरीली वायु है वो वृक्ष के यानी पेड़ के शरीर में प्रवेश करके क्या करती है, उसी वायु को शुद्ध कर देती है। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते। कि पेड़ पौधे क्या चाहते हैं, प्रकाश। उन्हें प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है।
और अगर उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि सबसे अधिक कोशिश उनकी यही रहती है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो, कि आप एक प्रयोग करके देखिए कि अगर आप खिड़की के पास गमले में पौधा रखेंगे तब आप देखेंगे कि सारी पत्तियां व डालियां जो हैं वो अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं, कि जितनी भी पत्तियां व डालियां हैं वो अंधेरे से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं, जहां से भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा, वन अरण्य, ठीक है, वन अरण्य क्या है, जैसे जंगल, ठीक है, वहां पर आपको जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेत हैं कि इससे कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले, होड़ यानी कि मुकाबला एक तरह का, ठीक है, कि सभी इसी मुकाबले में लगे हुए हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले, कि सबसे पहले किसको प्रकाश मिलेगा सूर्य का। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। जो बेल और लताएं हैं वो बढ़ नहीं वो उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है पेड़ों के, ठीक है, पेड़ के सहारे की या किसी भी तरह के सहारे की आवश्यकता होती है, तभी वो ऊपर की ओर बढ़ पाती है। इसीलिए जो बेल और लताएं हैं वो छाया में पड़ी रहने से, जमीन पर जो पड़ी रहती हैं, उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो सूर्य के प्रकाश के अभाव में, कमी में वो मर जाती हैं, सूख जाती हैं। इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। इसीलिए वो पेड़ों से लिपटकर निरंतर यानी लगातार ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती रहती हैं ताकि वो बच सके। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है, ठीक है, कि बिना प्रकाश के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम बिना प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के नहीं बच सकते। सूर्य की किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। क्या होता है, जो सूर्य की जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य की जो किरणें हैं उनके छूने से क्या हो जाता है, उनके स्पर्श में आने से क्या होता है, जो पेड़ है वो पल्लवित होता है, यानी कि बढ़ता है, फलता फूलता है, ठीक है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूर्य की किरणें आबद्ध हैं। आबद्ध का अर्थ है बंधा हुआ, ठीक है, कि पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें जो हैं वो आबद्ध है, यानी कि बंधी हुई हैं या निर्मित भी कह सकते हैं आप। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है, कि जब हम ईंधन को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसको जलाने पर जो प्रकाश और ताप निकलता है ना, जो गर्मी निकलती है, वो क्या है, सूरज की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं, कि जो पेड़ पौधे और समस्त हरियाली जो है वो प्रकाश हथियाने के जाल हैं, कि वो जब उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी वो हरे भरे खिले खिले दिखाई देते हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं, और जो पशु हैं वो पेड़ पौधे और इन्हीं हरियाली को खाकर क्या करते हैं, अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित होता है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है, कि पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश जो है समाहित यानी कि एकत्रित हो रखा है, ठीक है, एकत्रित है, इकट्ठा है। जब जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं तो उनके शरीर में भी वो सूर्य का प्रकाश जो है वो चला जाता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। यदि हम मनुष्य अनाज व सब्जी नहीं खाएंगे तो हम भी बच नहीं सकेंगे। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं, कि अगर सोच समझ कर देखा जाए तो हम भी क्या हैं, प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित है, कि जब हम पेड़ पौधों की सब्जियों को खाते हैं तभी हमारे अंदर प्रकाश जो है वो जाता है और उसी से हम जीवित हैं। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं, कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो मरने से पहले क्या है, संतान छोड़ने के लिए व्यग्र यानी व्याकुल है, परेशान है, ठीक है। बीज ही उनकी संतान है। बीज क्या है, उन पेड़ पौधों की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है, कि बीज की सुरक्षा के लिए, उसकी सार संभाल यानी देखभाल के लिए जो पेड़ है वो क्या करता है, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उससे घिरा हुआ एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित, आच्छादित का अर्थ क्या है, ढका हुआ या छिपा हुआ, कि फूलों से ढका हुआ या छिपा हुआ होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, यानी पेड़ खुद हंस रहा हो फूलों के बहाने। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, कि जो पेड़ पौधे हैं वो तो मटमैली यानी बहुत कीचड़ से भरी हुई मिट्टी से अपना आहार, भोजन और जहरीली वायु को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिले होंगे। अपरूप, अपरूप का अर्थ क्या है यहाँ पर, अपरूप यानी कि जिसका कोई सुंदर रूप ना हो, ठीक है। और उपादान क्या है, उपादान वह द्रव्य है जिसमें कोई वस्तु बनती है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि कीचड़ में, मिट्टी में पेड़ जो है वो बड़े होते हैं, फिर उनमें से इतने सुंदर फूल कैसे खिल सकते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, स्पर्श मणि यानी कि पारस पत्थर की, पारस पत्थर जिसे क्या कहते हैं, स्पर्श मणि, जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, कि अगर इस पत्थर पर अगर लोहे को स्पर्श कर दें तो वो लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, छूने मात्र से। स्पर्श यानी छूने मात्र से, ठीक है। मेरे विचार से
माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। कि जैसे ही हम अपने बच्चों पर अपना प्यार जो है लुटाते हैं, तो जैसे हमारे बच्चे खुश रहते हैं, उसी प्रकार जो फूल है, जब पेड़ पौधे उन पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, तो फूल भी खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। कि जैसे ही पेड़ पौधों को फूलों की माँ कहा गया है, ठीक है, कि जैसे ही वो अपनी माँ का स्पर्श पाते हैं तो मिट्टी और जो अंगार है वो भी फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते होंगे। प्रफुल्लित यानी कि खुश, या आप कह सकते हैं अति प्रसन्न या खिला हुआ, ठीक है। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। जब हम खुश होते हैं, खुशी का कोई मौका आता है, अवसर आता है, तो हम अपने परिजनों यानी कि अपने रिश्तेदारों को निमंत्रित यानी इन्विटेशन देते हैं, ठीक है, इनवाइट करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। कि उसी प्रकार जब पेड़ पौधों पर फूल खिलते हैं तो पेड़ पौधे भी अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त यानी प्रेम भरी, प्यार से भरी वाणी में पुकार सकते हैं। कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। कि कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, मेरे प्रियो, कहाँ हो, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कि यदि रास्ता भूल जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, कि अगर हमारा घर पहचान ना सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रहे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे, तुम इन रंगीन पंखुड़ियों को दूर से ही देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। जो मधुमक्खी और तितली है उसकी पेड़ों के साथ चिरकाल यानी कि बहुत समय पहले से ही क्या है, घनिष्ठता यानी कि संबंध है, उनका आपस में संबंध है। वे दल बल सहित, दल बल यानी कि एकत्रित होकर अपने दल के ग्रुप के साथ फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। जो कुछ पतंगे होते हैं वो पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते दिन के समय। पक्षी उन्हें देखते हैं क्योंकि खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। कि जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक वो छिपे रहते हैं। और शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर, यानी उन्हें बुलाने के लिए जो फूल है वो चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं, अपनी खुशबू फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं, यानी कि संचय इकट्ठा करना, ठीक है। जो वृक्ष है, पेड़ है, अपने फूलों में शहद को इकट्ठा करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं, यानी उन फूलों का रस पीती हैं। मधुमक्खी के आगमन से यानी मधुमक्खी के आने से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। परागकण, परागकण क्या होता है? फूल के भीतर की धूल, ठीक है, इसे हम पुष्परज भी कहते हैं। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं वो एक फूल के परागकण यानी कि जो फूल के भीतर की धूल है या पुष्परज है उसे एक फूल होती हैं, वो एक फूल के परागकण यानी कि जो फूल के भीतर की धूल है या पुष्परज है उसे एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाती है। और परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता, कि इस प्रक्रिया के बिना जो बीज है वो पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। कि पेड़ों को अब उन्होंने बीजों का भी पोषण कर लिया, उनकी देखभाल कर ली, अब उन्हें अपनी जिंदगी की कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी लालच नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। कि जिस प्रकार जो इंसान है, मनुष्य जो है, वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, उनके पालन पोषण के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, और उन्हें अपनी चिंता नहीं होती। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्हें अपनी चिंता नहीं होती, उन्हें केवल अपने बच्चों की चिंता होती है, ठीक है, उनके भविष्य की चिंता होती है। उसी प्रकार जो पेड़ है उन्हें भी अपने बीजों के पालन पोषण की चिंता रहती है, और वो भी अपना सब कुछ अपनी संतान के लिए लुटा देते हैं। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है। कहने का अर्थ है जो पेड़ जो है जब जवान था तब वह हरा भरा था, लेकिन अब उसकी उम्र हो गई है, क्योंकि पेड़ भी कई सालों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके साल बीतते जाते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। अब पेड़ जो है बूढ़ा हो गया है, तो उसमें अपने ही भार को उठाने की जो शक्ति है, ताकत है, वो अब कम हो गई है। पहले हवा ब्यार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। कि पहले जो हवा है वो पेड़ को स्पर्श करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती थी, ठीक है। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, और पत्ते जो हैं, पेड़ के जो पत्ते हैं, वो हवा के संग खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। जैसी हवा आती थी पेड़ पौधे हिलने लग जाते थे, अर्थात वो खेलते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी, और जो पेड़ पौधों की छोटी छोटी डालियां हैं वो हवा के स्पर्श से, हवा के आने से नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता, लेकिन अब अगर हवा आती है तो जो सूखा हुआ पेड़ है वो हवा को के आघात को, उसकी चोट को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। इस लाइन का अर्थ है कि हवा के हल्के से झोंके से ही पेड़ जो है वो कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट जाती हैं, एक एक करके उसकी जितनी भी डालियां हैं वो टूट जाती हैं,
और अंत में एक दिन अकस्मात यानी कि अचानक पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर जाता है। जड़ सहित यानी मिट्टी में से उसकी जड़ उखड़कर और वो भूमि पर फिर गिर जाता है, और इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। ठीक है। लेखक है इसके जगदीश चंद्र बसु और अनुवादक शंकर सेन। तो हमने बच्चों इस पाठ में पढ़ा कि कैसे बीज से बीज तक की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि कैसे पहले एक बीज होता है, फिर उसमें से अंकुर निकलता है, और अंकुर निकलने के बाद वो पौधा बन जाता है, फिर पौधे पर पत्ते आते हैं। ठीक है, फिर पत्तों पर कलियां खिलती हैं, कली खिलती है, उसके बाद फूल खिलते हैं, फूल से फल बनते हैं, और फल में ही फिर बीज बन जाते हैं, फलों से ही बीज बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाठ के अंत में लेखक से परिचय दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। ये हैं जगदीश चंद्र बसु, जिनका जन्म 1928 में हुआ और मृत्यु 2020 में। तो इनका जीवन काल 1928 से लेकर 2020 तक रहा। तो इनका जो बचपन है वो किसमें बीता? प्रकृति का अवलोकन करते हुए, यानी प्रकृति को, नेचर को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उनकी शिक्षा कैसे आरंभ हुई? पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है, और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं, कि पौधे भी क्या होते हैं? जीव जंतुओं के ही समान होते हैं, क्योंकि वो भी भोजन करते हैं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। वो भी अपने जैसे इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं। पेड़ पौधे भी बीज बनाने के लिए, यानी अपने बीज क्या है? उनके बच्चे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के बच्चे हैं, तो उनकी देखभाल के लिए वो भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक रूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है, यानी कि उन्होंने इसे बांग्ला भाषा में लिखा था, फिर बांग्ला से हिंदी में उसका अनुवाद जो है वो किसने किया? शंकर सेन ने। ठीक है, तो ये था पाठ 13, पेड़ की बात। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।